के प्रमुख पेट्रोलियम निर्यातकों में से एक है। वैश्विक उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा में द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ ही तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। तो वर्तमान वैश्विक स्थिति में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का महत्व बढ़ गया है। प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा से जुड़े हर अपडेट को और भारत नॉर्वे संबंध ईएफटीए और टेपा समझौते के बाद दोनों देशों के विकास में अपार संभावनाओं पर विशेषज्ञों से भी चर्चा करेंगे। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। नमस्कार। तो अब से थोड़ी ही देर में औपचारिक मुलाकातों के साथ ही दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। इन यात्राओं के जरिए प्रधानमंत्री का यूरोप और नॉर्डिक क्षेत्र को भारत की तेजी से बढ़ती विकास गाथा में आक्रामक रूप से निवेश करने और भाग लेने का सीधा निमंत्रण है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। आइए शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे पहुंच चुके हैं। हवाई अड्डे पर वहां के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे ने पीएम मोदी की अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की ये पहली यात्रा है और पिछले 43 वर्ष में नॉर्वे की यात्रा करने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यात्रा के दौरान पीएम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे पहुंचे। पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस दौरान वहां मौजूद लोग एक स्वर में मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिली। विविधता में एकता की पहचान लिए बड़ी संख्या में युवा भारत के राज्यों की पोशाक में नजर आए। पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत नॉर्वे के बीच संगीत की जुगलबंदी भी देखने को मिली। पारंपरिक आरती से प्रेरणा लेकर तैयार किए गए संगीत ने प्रधानमंत्री सहित सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कलाकारों द्वारा भारतनाट्यम प्रस्तुत किया गया। पीएम मोदी की मौजूदगी में सत्रिया, कुचिपुड़ी, ओडिशी, कथक, मोहिनीअट्टम और भारतनाट्यम की एक साथ प्रस्तुति ने भारतीय संस्कृति की अद्भुत छटा को बिखेरा। तो यह हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं किस तरह से जो भारत की विभिन्न सांस्कृतिक पहचान है वो यहाँ पर देखने को मिली हैं और प्रधानमंत्री को भी इस प्रस्तुति ने मंत्रमुग्ध कर दिया। जी हाँ, प्रवासी भारतीयों का एक अलग उत्साह होता है। प्रधानमंत्री के स्वागत में अपने तरीके से उस स्वागत को करने का आप देख रहे हैं। इस समय भी शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम जिसका प्रस्तुतिकरण दिया नॉर्वे में मौजूद नॉर्वेन और भारतीय महिलाओं ने। तो प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा है ये और इस यात्रा में प्रवासी भारतीयों में भी बेहद उत्साह दिखाई दिया। चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के बाद नॉर्वे में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को अभूतपूर्व सफलता मिली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तरह तरह के गीत संगीत गा रहे थे, इनसे मैं पूछता हूं कि कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जिनको मैंने अपने बचपन से सुना है और देखा है, वो आज मुझे फेस टू फेस मिल रहे हैं। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था। इतनी दूर से आते हैं हमको मिलने के लिए, तो डिजर्व, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। I liked it very much, and that we got to meet our honorable Prime Minister from India. It was a surreal experience. I never thought I would actually meet Narendra Modi. What really excited me was that he's here, like the PM, and especially that we live in a foreign country. It's a really big opportunity for us. अपने देश को एक बहुत पहली बार एक ऐसा संत मिला है जिसने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया है। देश के प्रधानमंत्री 46 इयर्स बाद ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे, तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं। आज उनको देख के ऐसे लगा पता नहीं कैसे, बहुत इमोशनल हो गए थे हम लोग। पर मोदी है तो मुमकिन है, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसे हो, क्योंकि जो उन्होंने किया अब तक किसी भी प्रधानमंत्री इतना नहीं किया जितना कि उन्होंने देश के लिए हमारे किया हुआ है। मैं लेके श्री राम जी का झंडा खड़ी तो उन्होंने उसे मेरे हाथ से ले लिया और उसका इतना सम्मान किया, जो कि मैं बता नहीं सकती कि ये है हमारे जो धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए इतना कुछ करते हैं। सभी अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कैमरा पर्सन लोकनाथ के साथ नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से मैं अखिलेश सुमन। तो काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की नॉर्वे की यात्रा है। यहाँ पर न सिर्फ प्रधानमंत्री भारत और नॉर्वे के जो द्विपक्षीय संबंधों हैं उनको मजबूत करने के लिए यहाँ पर विभिन्न बातचीत और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता यहाँ पर होगी, साथ ही साथ नॉर्डिक समिट भी यहाँ पर होनी है, जो काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से और भारत के नॉर्डिक देशों के साथ जो संबंध हैं, इस पर हम बात करते रहेंगे। फिलहाल हम आपको सीधे लिए चलते हैं अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में। आइए सीधे चलते हैं। First invite Ms. Aparna Sharma, Additional Secretary, Department of Fertilizers, to share her remarks. Thank you, ma'am. Namaskar. On behalf of Department of Fertilizer, this is to inform that the availability of fertilizer for the season, that is Kharif season, remains more than 51% across the states, and about 200.98 LMT of fertilizer is available across the country. 200.98 LMT of fertilizer remains available. There is no major change in the MRP of major fertilizer. The domestic production after the crisis period has been substantial, that is 86.2 LMT, and about more than 22 LMT of imports have reached our shores. So overall the position is comfortable. Besides, India, through our consortium-based approach, we have secured about 13.5 lakh metric ton of diammonium phosphate and 7 LMT of NPK complexes. Besides, we are also, the companies through the consortium approach are also, have also procured ammonium sulfate and other raw materials for fertilizer manufacturing. The availability of inputs for other inputs for urea and complex manufacture is being reviewed regularly by the government, by the department, and the subsidy bills are being paid regularly on weekly basis through our integrated fertilizer management subsidy system. The Department of Fertilizer has been reviewing the overall situation and so far about 9 empowered group of secretary. The meetings have been chaired by Secretary Fertilizer. Overall, the situation remains strong and stable and comfortable. Thank you. Thank you, ma'am. I now invite Ms. Sujata Sharma, Joint Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, to provide updates on the fuel supply situation. Thank you. नमस्कार। वेस्ट एशिया क्राइसिस को शुरू हुए 2.5 महीने से अधिक का समय हो गया है और अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्रूड और बाकी नेचुरल गैस एलपीजी के प्राइसेस में बहुत उछाल देखा जा रहा है और इस सब के चलते हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड, एलपीजी और नेचुरल गैस का वो भी अफेक्ट हुआ है। परंतु हमारी रिफाइनरीज
नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं। अगर प्रोडक्ट का सप्लाई देखें तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है। लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है और immediate actions are also taken to replenish the supplies at the identified retail outlets. ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है, परंतु इसके बावजूद भी देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को नॉर्मल कर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है और कोई भी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है। इसी तरह घरेलू कुकिंग एलपीजी गैस की सप्लाई भी इंश्योर की जा रही है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है। इसके अलावा कल तक 58,000 से अधिक ऐसे पीएनजी कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर किया है। पिछले 4 दिन में लगभग 1,72,000 एलपीजी घरेलू कुकिंग सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है, जबकि जो बुकिंग इन 4 दिनों में लगभग 1.69 करोड़ थी। 1,72 lakh LPG cylinders have been delivered against the booking of 1.69 crore request. कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई भी लगातार की जा रही है और इस महीने की शुरुआत से लेकर अब तक 1,08,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 4 दिनों में 25,200 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल की गई है। पिछले 4 दिनों में 888 टन ऑटो एलपीजी की सेल भी की गई है। 5 किलो के सिलेंडर्स पिछले 4 दिन में 1,90,000 से अधिक सिलेंडर्स की सेल हुई है। पीएसयू ओएमसीज के द्वारा अवेयरनेस कैंप अभी भी किए जा रहे हैं। कल भी 2,200 से अधिक सिलेंडर्स की सेल हुई है लगभग 95 कैंप्स के अंदर। नेचुरल गैस के संबंध में यूरिया प्लांट्स की जो यूरिया प्लांट्स है वो 96% उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस पर ऑपरेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस। सीजीडी एंटिटीज को भी सप्लाई 80% पर एनहांस की जा चुकी है। इसके अलावा अगर कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है फ्रॉम इंडस्ट्री, पावर प्लांट, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स या कमर्शियल सेक्टर्स, उसको भी गेल और बाकी जो सप्लायर्स हैं उसको मीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा C3, C4 मॉलिक्यूल जैसे प्रोपिलीन और ब्यूटाइलिन, इसका भी 1 मई से लेकर अभी तक 8,730 टन सेल हुआ है और ब्यूटाइल एक्रिलेट का 3,420 टन सेल किया गया है डिफरेंट रिफाइनरीज के द्वारा। एनफोर्समेंट एक्शन स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऑफिशियल्स के द्वारा किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों में पीएसयूज के द्वारा लगभग 2,800 रिटेल आउटलेट्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शन कंडक्ट की गई है। अंत में मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूंगी कि जो पैनिक बाइंग जगह जगह पर हो रही है उनसे बचें। आवश्यकता के अनुसार जो ईंधन है वो क्रय करें। सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है और हमें अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। नागरिकों से यह भी अनुरोध है कि वे पीएनजी, इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुक स्टॉव जैसे वैकल्पिक ईंधनों का भी प्रयोग करें। धन्यवाद। Thank you. I next invite Shri Mukesh Mangal, Additional Secretary, Ministry of Port, Shipping and Waterways, to give updates on the maritime and shipping related issues.
Thank you, ma'am. Good afternoon. As briefed in the last media interaction on 14th May, the Marshall Island flagged LPG carrier Simi that was carrying 19,965 metric ton of LPG cargo for India with 21 foreign crew members on board, berthed at Kandla on 16th of May late night and completed its discharge of the entire cargo. The Ministry of Port, Shipping and Waterways continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All Indian seafarers in the regions are safe and no incident involving Indian flagged vessels or foreign flagged vessels with Indian crew has been reported in past 96 hours. As regard the control room updates, it has handled till date 9,702 calls and more than 21,000 emails. In past 96 hours, around 436 calls and 996 emails have been received from seafarers, their families and maritime stakeholders. The ministry has facilitated the safe repatriation of more than 3,217 Indian seafarers so far, including 61 in last 96 hours from various locations across the Gulf region. Port operation across India remains normal with no congestion reported. Thank you. Thank you. I now invite Shri Aseem Mahajan, Additional Secretary Gulf, Ministry of External Affairs, to kindly share updates. Good afternoon. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and West Asia region. Our efforts are focused on ensuring the safety and welfare of the Indian community in the region. The dedicated special control room in the ministry is operational to respond to queries from Indian nationals and their families. We are in constant touch with the state governments and union territories to share information and coordinate our efforts. Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals. They are proactively assisting our citizens. They are also in close touch with the local governments. Advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns. Welfare of the Indian seafarers in the region is of high priority for us. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with the local authorities and agencies, extending consular assistance, and assisting for requests to return to India. An update on the status of flights. The overall flight situation continues to improve, with additional flights operating from the region to various destinations in India. UAE airspace is open. Indian and UAE carriers are operating flights from UAE to various destinations in India. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. Qatar airspace is partially open. Air India Express, Indigo, and Qatar Airways are operating flights from Qatar to various destinations in India. Kuwait airspace is open. Jazeera Airways and Kuwait Airways are operating flights from Kuwait to India. Bahrain airspace is open. Air India Express, Indigo, and Gulf Air are operating flights from Bahrain to various destinations in India. Iraq airspace is open with limited flight operations to destinations in the region which can be used for onward travel to India. Iran airspace is partially open. We have advised Indian nationals to avoid traveling to Iran and urge those already there to leave with our embassy's support. So far, our embassy in Tehran has facilitated movement of 2,551 Indian nationals out of Iran through land border routes. Israel airspace is open and limited flight operations have resumed to destinations in the region which can be used for onward travel to India. Thank you. Thank you. With this, the floor is now open to questions. Kindly raise your hands and introduce yourself by giving your name and that of your organization before asking the question. I would also request you to kindly confine your questions to the subject of the interministerial briefing, that is West Asia developments. We could start from the right side. Yes, please. Hi, Sukal from the Indian Express. A couple of questions for Sujata, ma'am. Ma'am, petrol and diesel prices were hiked
late last week. But of course, the figures that were shared with us earlier in terms of the under recoveries or the losses the oil marketing companies are facing on the sale of petrol and diesel particularly, the 3 rupee hike obviously does not cover their entire losses. So there is now speculation or indications that there might be successive hikes going forward in a calibrated manner. So just wanted to get your views on it in terms of what is in the plans, if these hikes are going to be effected, by when are they going to be implemented. The other question is that over the weekend the American waiver on Russian oil imports was allowed to lapse. It hasn't been renewed as of yet. Although the last time around they said that they won't renew it, but 2 days later they renewed it. So as far as the government is concerned, are you in talks with the Americans, and is it something that is on the cards? Yep, thank you. Yeah. So my question was closely the same, but then I just have another question to ask, which is how will India's wartime fuel strategy change, especially with the US waiver again expiring? Hi, Sapna Das from CNBC. So just in addition to what Sakalp has been asking, on the other side, the flip side of the coin is that the inflation numbers are up, and they're expected to go up further. So inflation. So there is a cost push also that's coming into the economy. So it's a tough call for the government, but how are you planning to balance? Because future hikes cannot be ruled out given the losses. At the same time, no, ma'am. I mean, these are concerns that I'm sure that MOPNG will also be aware about. I mean, broadly, just want to understand the perspective and how do we chart the road forward over the next 2 to 3 months if the SOH doesn't open. Thank you, ma'am. मैम शैलेश हूँ मैं ANI से। अभी 3 और पेट्रोल और डीजल पे 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो अभी पेट्रोल और डीजल 1 लीटर पे कितने का नुकसान हो रहा है OMCs को? My question is for Sujata ma'am. What's the status of Naira shutdown and Reliance? Is Naira back, and has Reliance, has it gone for a maintenance shutdown? Ma'am, my question is, with the dry out, the day the petrol prices was revised, so Nasik had a dry out for 2 days. So maybe the petrol oil companies, they knew that the hike is coming in, so they were not giving in the, you can check on that, Nasik. And secondly, jo dhabe wale hain, they had a tandoor. So the tandoor was operating through coal. Over the years, they shifted to the gas. Now, if they're using a commercial gas cylinder, so most of the dhabas, the restaurants have closed down. So are you not going to allow them to use coal? And what's the situation on kerosene? How much of kerosene has been sold since you had allowed that? I'm Amya Kumar from Telegraph newspaper. It is question from Sujata ma'am or Asim sir, anyone can give, as on this age not here. Will Indian government speak to US for waiver on Russian oil, as this has been not extended? Thank you. I'm Anil Handa from Loktantra Kishan. Sujata ma'am, आपके लिए, since the coal gasification is happening, so there will be 2 or 3 industrial products out of that, and ethanol will be one of them. So does the government have a plan to extract that ethanol and use it in the petrol? And with the coal gasification, the fertilizer manufacturing would also take a help with the SNG which is going to come. So does the government have any plans to roll out these byproducts or whatever way which the production is going to walk in? And I have got a question on brakes, if I can ask. The chair, there was no closing remark. Yeah. On the brakes? Okay.
This is Sandeep Das from Financial Express. This is to Aparna ma'am. You said that 51% stocks are there as per the requirement of the Kharif crop, but the sowing will start with the onset of monsoon in the southern part of India. And how do you bridge that 49% gap within next couple of weeks? So that's it. And how much this subsidy burden you foresee in the next couple of months? You said last time that every month is increasing about 10,000 crore in terms of budget estimate, but how much you foresee that? Thank you. Yeah, hi. My question to Aparna ma'am. I just want to learn from your side. So you said the domestic production of fertilizers is 86.28 lakh metric tons since the start of the crisis. So what was the production during the corresponding period of the last year? Hi, I'm Rakesh Kumar from New Indian Express. My question is to Sujata ma'am. So ma'am, since the situation has deteriorated day by day and there is still supply shortage of petroleum, so is there any crude coming from the Strait of Hormuz? So no, but is there any plan to cut down the export of petrol and diesel? Good afternoon, ma'am. Saptaparna Ghosh from The Hindu. Question to Sujata ma'am again. The last time around we spoke about an austerity measure, a bailout package or potentially an alteration in excise duty for retail fuels. You said that there was no proposal under consideration back then, but since the pressure has fizzled out a bit with the price increase the last Friday, so has it something that has emerged on the table now, a potential proposal on that front? And ma'am, continuation to what my colleagues asked, could you also have, the under recoveries, the losses that we are making for LPG as well? Hi, this is Dhruvaksh from Business Standard. My question is for Mr. Mangal. Sir, since the time that... Please know whom the question is addressed to. Mr. Mangal. Sir, since the last time that DG Shipping had issued an advisory on transparency in shipping prices for shipping lines, there have been two major variables that have changed since that time. One is that bunkering rates have softened a bit over the last month. And second is that you have also announced the Bharat Maritime Insurance Pool, which is now active and has already had its first 3 policies. And I'm assuming more are in the line. If you could give more details on what is the status of shipping lines using the Bharat Maritime Insurance Pool. And secondly, in the view of these two factors, given that DG Shipping and MOPSW has been reviewing transit prices for on an everyday basis right now, has there been a reduction in logistics costs? Has there been a reduction in shipping prices for shipping costs for exporters, importers? Any more questions? I would now request the officers. First, I think I would, because most of the questions are addressed to you. Ms. Sujata Sharma, if you could please take the question. Bailout package for OMC is still not on table. That is one. Second, under recovery is still there. Losses are still there on the OMCs, and now also it will be in the range of maybe 750 crores per day. And that includes petrol, diesel and LPG, everything put together. Regarding 750. Regarding coal gasification, coal supply, I think the ministry concerned will be able to answer. Next is Reliance and Naira. I request you can check with the refinery concerned. That will be better. And regarding American waiver on Russia, I will like to emphasize that we have been purchasing from Russia earlier, and before waiver also, during waiver also, and now also. So it is basically the commercial sense which should be there for us to purchase, for OMCs to purchase. So that's my precise answer. There is no shortage of crude.
enough crude has been tied up. Repeatedly, I have told you, and this, whatever waiver or no waiver, it will not affect. It shall not affect our supplies, and all efforts have been taken to that effect. Price hike, MSHSD, sorry, I cannot predict. I can only tell what is there as on today. Thank you. Can we answer the previous questions first? Then we'll have another round of questions. I now request Shri Mukesh Mangal to kindly address the question. So you asked whether there has been some change on the logistic cost. Oh, sorry. Yeah. So we have some data like pre-war LPG, freight rate. LPG, it was around $94 US dollar per metric ton pre-war, and it was around 207 US dollar per metric ton as on 15th of May. So that is the case of LPG. Then around VLCC, that is crude is around, earlier it was 14 US dollar per metric ton, and on 15th of May it was around 28.64 US dollar per metric ton. And as regard the container, which is very important, for us, because we are exporting a lot of material to Middle East. So it was around 203 US dollar per container, and which is now $2,000 per container. So that's the comparison. And as regard to advisory, that is still relevant. And as regard to insurance, how many companies have taken that data right now, I don't have. And maybe Department of Financial Service will be better placed to give this data. Thank you. Thank you. I request Ms. Aparna Sharma to respond to the queries. Thank you, ma'am. The questions which were asked were regarding the present availability, that is 51%, and how we are going to make up for the balance of Kharif. So as I have already informed earlier, that for Kharif 2026, the Department of Agriculture and Farmers Welfare has given us a requirement of about 390 lakh metric ton. So against this, a stock of 200.98 lakh metric ton is already available. That is about 51%. Besides that, the domestic production has been there of about 108 lakh metric ton, and the domestic production will continue at the same pace. We hope because urea, we have sufficient gas availability through with the efforts of MOPNG, that is, they have been supplying gas to the urea units. There is an average of 80,000 metric ton of production per day, and already the imports are as per schedule, and as already informed earlier, we have been diversifying our resource base with countries other than those in the Strait of Hormuz, and we have already tied up a substantial quantity of DAP and NPKs and urea as well with such countries. Regarding the domestic production, which was there last year, it was about 93 lakh metric ton, against which in this year the domestic production has been about 86 lakh metric tons. So there's a shortfall of a small shortfall, which we hope to cover in the coming months. Thank you. Thank you. We could have the second round. Yes, please. Yeah, I think the cabinet has recently approved the policy, so we are working out the dynamics and the. So we'll go with our technical counterparts. We are working out the whatever technology is there for the coal gasification. Yes, this is for you per day. Yes.
suppose one exporter is there in Delhi. So cost of transportation constitute many components, like how much, this here depot will charge, then railway transportation from Delhi to port, then port charges, and then shipping line charges, and then, again, same reverse path will follow there. So the problem is that not only the shipping charges are there, they are on higher side, but the main problem is with regard to the container handling at that side, because it is getting, on the port which are eastern side of the strait, there it will get, on the port, and then it will go to UAE or somewhere. So those charges are very high, and there is no effect on those charges. Shipping charges are likely to reduce somewhat after this Bharat Maritime Pool. So this is what I can, tell. Absolutely no idea, because one more thing you will appreciate that it has started. So it will also take some time to, have its own effect. Yes, please, at the back. Yes. I want to ask sir 2 questions. The rates that you gave, sir, for what route are these rates? For the freight rates, sir, what route are these rates for? I am telling Middle East. For Middle East, sir. Middle Second East. question, sir. The Bharat Container, this maritime pool, the insurance pool, it gave insurance to 3 ships. Sir, where are these ships going? No, that data I don't have right now. Sir, when can we expect the first Indian ship to sail from Indian coastline to West Asia? To West Asia means western side of Strait of Hormuz. Away from the danger zone at least. As soon as any vessel crosses that, we will be the first person to tell. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, the one in front. Then we can go to the back. Sujata ma'am, just one clarification. A fortnight back, Petroleum Minister Puri had said that it was, the losses that OMCs were making on the 3 retail fuel combines was 1,000 crore a day. Since it, I'm assuming it has now come down to 750 crores. Is the reading correct, ma'am? Yes. All right. Thank you, ma'am. So just to follow up on the question, appreciate the numbers that you gave on the freight. Just wanted to understand the comparison that you gave was pre-war and now. Could we have some sort of data on what these rates were on, let's say, April 15 to May 15? Would be a better comparison, because that is when you started enforcing those policies and the maritime pool also came. Could we have a comparison between May 15 and April 15th? Again, okay, I can, come up with that, not right now, but that is not going to affect much, because the problem is that, as I told, that it has got 4 major components, like port charges. Here we have, not increased the port charges, then logistic charges within India, then shipping line charges, and then logistic charges that side. So the majority of the component which is affecting is the charges which are being, charged from their port to, hinterland connectivity. So those are the major issues, and those issues remains as it is. There is no, respite in that. So I don't know whether it will help or not, but maybe if possible next time I'll come up with that. Sure. Specifically on the shipping line charges, from port to port. Port to port. Yes, please. Ethanol would be one of the products which would be coming out of the coal gasification. So at present, the ethanol blending is through the ethanol which is being produced from the agri products. So does the government have an alternate plan, or do you propose to use either of those effectively? We have sufficient ethanol. There is no shortage. No, it's not the question of shortage. The present ethanol... The gasification se plant lagega, ethanol banega, then we can take a call on that. Would be Based on our requirement. Ma'am, but that would be an industrial one, and this is a agricultural output, ethanol. So right now I am not in the position to give this answer. Okay. Thank you. So I think with that we come to the end of the briefing. Thank you so much. Thank you all for coming. तो पश्चिम एशिया के हालात के बाद जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता हमने आपको दिखाई। विभिन्न पहलुओं को लेकर के यहाँ पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में
जो विभिन्न संवाददाताओं के सवाल थे वो यहाँ पर उनका जवाब दिया गया। जो बड़ी बातें उसमें रही यही कि देश में एलपीजी की किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, ये सुनिश्चित किया गया। साथ ही लगातार पीएनजी के कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। इसके साथ ये भी कहा कि ईरान और यूएई के हवाई क्षेत्र खुले हुए हैं, लेकिन ईरान न जाने की सलाह भी दी है। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम प्रधानमंत्री के नॉर्वे दौरे को लेकर के अपने कार्यक्रम को जारी रखेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की नॉर्वे की यात्रा का आज पहला दिन है और अब से थोड़ी ही देर में औपचारिक मुलाकातों का दौर शुरू होगा, जिसमें द्विपक्षीय मुलाकात रहेगी प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री की। साथ ही प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होनी है। कई महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें समझौतों की भी लगातार उम्मीद की जा रही है। एक तरह से 43 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा है। हालांकि चंद्रशेखर, भारत और नॉर्वे के संबंध बहुत पुराने रहे हैं। बहुत पुराने संबंध। नॉर्वे उन देशों में है जिसने पहली बार, जब भारत को पहली बार मान्यता दी गई तो पहले देशों में से नॉर्वे है। 1947 से ये संबंध चले आ रहे हैं और हाल के वर्षों में हमने देखा है कि भारत और नॉर्वे के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। और जब से ये भारत नॉर्डिक समिट की जब से शुरुआत हुई है, तब से भारत और नॉर्डिक इलाके के जो देश हैं इनके बीच में काफी अच्छे संबंध अब बन गए हैं और काफी अच्छी साझेदारी भी बनी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार जुड़ते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। सिंघल साहब, सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताइए कि नॉर्वे की जो यात्रा है प्रधानमंत्री की, 43 साल के बाद ये यात्रा, भारत के किसी प्रधानमंत्री की नॉर्वे की यात्रा हो रही है, कितनी ऐतिहासिक है, कितनी महत्वपूर्ण है इस बार? चंद्रशेखर जी, देखिए, आपने खुद बताया कि 45 साल के बाद करीब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री वहां विजिट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ऐतिहासिक ये घटना है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और भारत और नॉर्वे के रिलेशन बड़े सही आपने बताया है कि नॉर्वे जो है, जब भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले देशों में भारत को मान्यता देने वाले देशों में से एक था और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी 1947 से है नॉर्वे के साथ में। और जो हमारी रिलेशनशिप है के साथ में, बड़ी डाइवर्सिफाइड रिलेशनशिप है उनकी। चाहे आप एजुकेशन के क्षेत्र में आप लीजिए या जो है बिजनेस के क्षेत्र में लीजिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आप देखिए, तो नॉर्वे की जो है करीब जो है 140 कंपनी भारत में है इस वक्त और करीब 30,000 भारतीय ओरिजिन के लोग नॉर्वे में रहते हैं। तो और काफी इंडियन कंपनी भी वहां पर प्रेजेंट है। और अब ये जो विजिट हो रही है, ये ना केवल नॉर्वे के लिए हो रही है, बल्कि ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वहां का गेटवे है। उसके लिए अभी जो एक्चुअली उसी नॉर्वे उसकी मीटिंग भी होने वाली है। और जब उनके नॉर्वे के प्रधानमंत्री भारत में आए थे 2019 में, तब उन्होंने एक जो है स्ट्रैटेजी बनाई थी ऑफ कोऑपरेशन की भारत और नॉर्वे के बीच में 2030 तक की प्लानिंग की गई थी। दिसंबर 2018 में ब्लू इकोनॉमी सेटअप करने के लिए उसके अंदर मैरीटाइम ये सारा जो क्षेत्र है उसको उसमें कवर किया गया। और दूसरा, भारत को उन्होंने मदद भी की है। आर्कटिक उनके देश है एक नॉर्वे, और ईमानदारी 2008 में हमने एक अपना स्टेशन वहां सेटअप किया आर्कटिक में। हमारा जो स्टेटस है वहां पे ऑब्जर्वर मेंबर की तरह से है, उसमें नॉर्वे ने हमारी काफी मदद की है। तो हमारी जो रिलेशनशिप है ये हमारे काफी जॉइंट वर्किंग, हाइड्रोकार्बन के लिए नॉर्वे फेमस है उनका, बल्कि उनका जो पेंशन फंड है वो करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर का उनके पास फंड है। उन्होंने अब वो देख रहे हैं भारत, क्योंकि भारत की में इतनी संभावना है इन्वेस्टमेंट की, तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। करीब 12 बिलियन डॉलर के करीब की उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट की है। और जो प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है
इसका जो उद्देश्य है न केवल पॉलिटिकल कंसल्टेशन होगा बल्कि वहां सीईओ फोरम की भी मीटिंग होने वाली है, जिसमें भारत में जो अपॉर्चुनिटीज है, भारत दोनों देश मिलकर के क्या क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में भी बातचीत होगी। और तेल एलएनजी उसका जो कॉर्पोरेशन है उसके बारे में तो होगी बातचीत। और नॉर्वे जो है ना ग्रीन शिपिंग और में बहुत माहिर है, बहुत आगे उन्होंने काम किया हुआ है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी क्योंकि बहुत इस बात के हामी हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है कि जो ताकि आगे वाली पीढ़ियों को उसका फायदा हो। तो उस विषय में बहुत बड़ी मेरे ख्याल से ये बातचीत होगी। और एक भारत ने और नॉर्डिक कंट्रीज ने जिसको बोलते हैं EFTA एक ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में वो बात की जाएगी कि वो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि सिंगल साहब EFTA बिल्कुल सिंगल साहब EFTA कई अपार संभावनाएं लेकर आता है भारत और नॉर्वे के साथ ही साथ नॉर्डिक देशों के लिए भी। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर गुलशन जी, IFTA के तहत अगले 15 सालों में $100 बिलियन का निवेश और 1 मिलियन रोजगार, इतना बड़ा एक तरह से ये पूरा समझौता है। इस लिहाज से आप नॉर्वे की प्रधानमंत्री की इस यात्रा को किन किन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण देख रहे हैं? क्योंकि एक तो ग्रीन टेक्नोलॉजी और LPG गैस को लेकर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आज की वार्ता में अब से थोड़ी ही देर में द्विपक्षीय वार्ता होगी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद रिसीव किया और उन्होंने ये कहा, उसके बाद ये संदेश दिया है कि वो उम्मीद करते हैं कि नॉर्वे नॉर्डिक देशों और भारत के बीच व्यापार, ग्रीन ट्रांजिशन और वैश्विक चुनौतियों से निपटने को लेकर सहयोग और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि ये यात्रा भारत और नॉर्वे के बीच नई साझेदारियों और रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है। तो किस तरह से देखते हैं? जी थैंक यू। ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये नॉर्वे हालांकि देखा जाए तो छोटा देश है और जो इंडिया नॉर्डिक समिट भी होने वाली है कल, जिसमें 5 देश भाग लेंगे, उसमें 3 यूरोपीय संघ के देश हैं और 2 यूरोपीय संघ के जैसे नॉर्वे और आइसलैंड नहीं है। तो हमारी मुझे लगता है पूरी एक नीति है यूरोप के साथ जुड़ने की, जिसकी ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो यात्रा प्रधानमंत्री नॉर्वे कर रहे हैं और कल जो पहले वो स्वीडन में थे, इससे पहले नीदरलैंड में थे। आप देखें कि कुछ महीनों से काफी भारत और यूरोप के जो संबंध है उसमें एक नई दिशा उसको मिल रही है। पहले हमने जनवरी में देखा जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो व्यापार का समझौते के बारे में जो बातचीत 2007 से चल रही थी उसको कंप्लीट किया, तो वो उस पर जल्दी सिग्नेचर हो जाएंगे, तो अगले साल तक शायद वो समझौता भी लागू हो जाएगा। तो 27 देश जिसमें स्वीडन और नीदरलैंड शामिल हैं वो भी उसके अंदर शामिल होंगे। फिर उससे पहले हमने जैसे सिंगल साहब बता रहे थे, हमने जो समझौता और आपने भी कहा जो एफ्टा कंट्रीज के साथ जो समझौता किया, जिसमें नॉर्वे उसका हिस्सा है और स्विट्जरलैंड उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कंट्री जिसके अंदर है, जिसके साथ हमारे अच्छे आर्थिक संबंध हैं। तो वो एक सबसे पहला समझौता हमने यूरोप में किया था, उसके बाद यूके के साथ किया था, फिर EU वाला समझौता हमने किया है। और ये है कि क्योंकि पहले हम ये मान के चलते थे कि जो यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत विकसित हैं और शायद हमारा इंडस्ट्री उसके साथ compete नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर काफी दिक्कतें थी, तो हम इसीलिए इतना शायद वक्त लगा इन सब चीजों पे पहुंचने के लिए। लेकिन अब जो है काफी तेजी इन सब चीजों ने पकड़ ली है, क्योंकि ये तीनों समझौते जो यूरोप के अंदर है, एफ्टा वाला है, यूके वाला है और EU वाला है, तीनों हो गए हैं। और उसके बाद जैसा आपने कहा कि इसमें एफ्टा कंट्रीज ने ये एक तरीके का वायदा किया है कि हम $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करेंगे अगर भारत की अर्थव्यवस्था वैसे ही तेजी से चलती रहेगी। तो उसमें मुख्य रूप से ये है कि ये सारे जो नॉर्डिक समिट के साथ जो कल हमारी आज द्विपक्षीय बात होगी, कल जो नॉर्डिक वाली बात होगी, तो लगभग 30 मिलियन की आबादी इन सब कंट्रीज पांचों की मिला के बनती है, लेकिन फिर भी वो 1.5 ट्रिलियन की जो है वो अर्थव्यवस्था है जी। और उसके अंदर क्योंकि ये छोटे देश हैं, उन्होंने काफी चीजों के अंदर महारत है उनको, चाहे वो जैसे ग्रीन शिपिंग की बात कर रहे थे, बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं। और नॉर्वे खासतौर से ऐसा देश है जिसके पास बहुत ही भंडार हैं तेल के और उसके गैस के। और जो नॉर्थ देश है, नॉर्दर्न यूरोप के जो देश है, खासतौर से जैसे बेल्जियम है, फ्रांस है और यूके, उसके अंदर उनके काफी तेल का वहां से निर्यात वो करते हैं और गैस का भी। जब से
यूरोप रूस से थोड़ा परे हुआ है, तो उससे और ज्यादा नॉर्वे के ऊपर उनकी डिपेंडेंस बढ़ गई है। उसके बावजूद भी ये जो ग्रीन रिन्यूएबल्स हैं, और खासतौर से जो नॉर्वे के अंदर 80% जो है उनकी खुद की जो बिजली की खपत है वो हाइड्रोकार्बन से, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है बिजली उसके से वो अपनी वो करते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि जैसे सबसे बड़ी चीज नॉर्वे की मुझे लगता है महत्वपूर्ण ये है कि जितने और अगर देश हम देखते हैं जिनके पास बहुत से खनिज पदार्थ हैं या जिनके पास तेल और गैस के भंडार है, चाहे रूस है चाहे वो पश्चिम एशिया के देश हैं, तो वहां पे जो सारा उसकी जो रेवेन्यूज हैं वो गवर्नमेंट के पास सीधे आते हैं। यहाँ पे उन्होंने अलग से उसको, जिस तरीके का वहाँ सिस्टम है, अलग से जो नॉर्वे पेंशन फंड है, इतना बड़ा फंड है, और वो पूरी दुनिया में निवेश करते हैं। और ऑलरेडी उन्होंने भारत की कंपनीज के अंदर 28 बिलियन का निवेश ऑलरेडी वो कर चुके हैं। और क्योंकि वो जानते हैं कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर वो और भी निवेश की संभावनाएं बनते हैं। और बड़ी बात एक और है जो हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार उस बात पे बल दिया है, पहले भी जब नॉर्डिक के साथ बात होती थी, इस दौरे के दौरान भी बात हो रही है कि उन देशों के पास कई खास चीजें ऐसे, कई ऐसी तकनीक हैं जिसका उनके पास काफी महारत उन्होंने उसके अंदर की है। और भारत क्योंकि एक बड़ी मंडी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो भारत अगर वहां पे उसका स्केल और स्पीड के साथ, जैसे हम भारत, इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार वहां पे जो व्यापार जगत के लोगों को मिल रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं कि भारत एक बड़ी मंडी है, भारत अपने आप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, और वहां पे एक बहुत बड़ा आपके पास पूल है आपका टैलेंटेड वर्कफोर्स का। उनको अगर आप यूज करते हैं, आपकी तकनीक को हम यूज करते हुए, आपको फायदा भारत में भी मिलेगा, उसके बाद हम तीसरी दुनिया के देशों में भी निर्यात कर सकते हैं। तो इसमें दोनों को उसके अंदर काफी फायदा होगा। ठीक तो है सचदेवा जी, एक के बाद एक लगातार जो कई सारी टेक्नोलॉजी हैं, ग्रीन एनर्जी की हम बात करें, हम इसके बारे में एक के बाद एक बात करते रहेंगे। फिलहाल जिस तरह से आप बात कर रहे थे पेट्रोलियम और गैस को लेकर के, तो सिंघल साहब जो सचदेवा जी कह रहे हैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे। जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें भारत, हालांकि लंबे समय से भारत जो डाइवर्सिफिकेशन है उस पर जोर देते रहा है, आज की अगर स्थिति की हम बात करें तो ऐसे में नॉर्वे कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के हम बात करें तो? देखिए, नॉर्वे जैसा कि अभी बात हो रही थी, उनका बहुत बड़ा फंड है, और वो फंड अल्टीमेटली कहां से आया है? वो नॉर्वे बहुत कम ऐसे देशों में से है जिन्होंने जब ऑयल को बेचा उसको जो उससे रेवेन्यू आया उसको उन्होंने फंड एकत्रित किया सॉवरेन फंड बनाने के लिए, तो उसके वहां से फंडिंग है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये दिखाता है कि नॉर्वे के पास कितनी जो है ऑयल रिसोर्सेस हैं। तो भारत जो अब जो विजिट हो रही है, इसमें मेरे ख्याल से एनर्जी का जो एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो है, भारत की जो सुरक्षा है, एनर्जी की सुरक्षा है, उसके विषय में जो समझौता होने की संभावना है वो हमारे को हेल्प करेगा एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि हम जो है अब कोशिश कर रहे हैं कि जो गल्फ पे हमारी डिपेंडेंस है उसको हम कम करें। ऑलरेडी हम करीब 40 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, क्योंकि हमारी 85% की जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्रूड की, वो हम इंपोर्ट करके पूरी करते हैं। तो नॉर्वे एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से पार्टनर उसमें बन करके नजर आएगा, जो कि हमारे जो हम कोशिश है कि हम विभिन्न देशों से सोर्स करें, उसमें हमारी मदद करेगा। और हो सकता है कि जैसे हमने यूएई के साथ बात की है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात की, उसी तरह की उसी लाइन पे हम नॉर्वे से भी बात करें कि वो हमारे साथ में मिलकर के रिजर्व जो स्टॉक्स हैं उसको बनाने की कोशिश की जाए। तो क्योंकि नॉर्वे के पास संसाधन है और भारत को उसकी रिक्वायरमेंट है, और तो इसलिए एक दोनों तरह से विन विन सिचुएशन है। भारत इतना बड़ा मार्केट है, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी बोला कि भारत में 140 करोड़ लोगों का मार्केट है जो कि कोई इग्नोर नहीं करना चाहता है। तो आई थिंक एनर्जी पे अगर मैं लिमिट करूं अपने आप को, तो उसमें मेरे विचार से जो क्लीन एनर्जी की तो बात होगी होगी, क्योंकि उसमें लीडर है नॉर्वे क्लीन एनर्जी का, लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की जो है, क्योंकि भारत विभिन्न देशों के साथ में मिलकर के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके विषय में बहुत
महत्वपूर्ण बात जी सिंघल साहब और प्रोफेसर साहब आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस पे भी चर्चा होगी कि आखिर ऐसी वैश्विक परिस्थितियां क्या बदली, दोनों देशों के बीच की परिस्थितियां क्या बदली कि अब जो रिश्ते हैं 43 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का नॉर्वे का दौरा है, तो वो क्या परिस्थितियां हैं जो बदलती हुई परिस्थितियों में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।